तो पहला ही सवाल आया है, हाई कोर्ट वेयर स्टेबलाइज इन कलकत्ता, मुंबई एंड मद्रास। कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। तो पहला प्रश्न यह है कि ये उच्च न्यायालय बनाए क्यों गए थे, क्या जरूरत थी इनको बनाने की। बेसिकली ये कहानी शुरू होती है 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में लॉर्ड कैनिंग घोषणा करता है, जो है इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। कहां पर यह घोषणा होती है? इलाहाबाद मिंटो पार्क। याद रखिएगा, यह सवाल पूछा जाता है। तो मिंटो पार्क में यह घोषणा की जाती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ और उसकी जगह पर 1 नवंबर 1858 से किसका शासन आया? 1858 से क्राउन का शासन लागू हुआ। और जो है ब्रिटेन के लोगों को दुनिया में सबसे अधिक न्यायप्रिय माना जाता था, जबकि 1773 के एक्ट के बाद 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। कहां पर? कलकत्ता में। और कलकत्ता मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी। ठीक, तो अब इनके अंडर में 3 प्रेसिडेंसियां थी। एक तो कलकत्ता मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक, मद्रास प्रेसिडेंसी और महाराष्ट्र प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी से आप कहते हैं, और तीसरी महाराष्ट्र प्रेसिडेंसी। इन तीनों के लिए में सिर्फ एक जगह पर सुप्रीम कोर्ट था जो 1774 में बना था, शेष तो दोनों खाली थे। इसीलिए जो है इन चीजों को अमल में लाने के लिए कि ताकि न्यायपालिका की विधिवत व्यवस्था हो सके, तो 1861 में यहां पर आदेश आया कि 1861 में अधिनियम आया कि यहां पर जो है न्यायालय बनाए जाएं। और 1861 के अधिनियम के द्वारा 1862 में तीनों शहरों में, तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक उच्च न्यायालय बनाया गया, जिसे आप कहते हैं जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय। क्या नाम देंगे आप इसे? कलकत्ता उच्च न्यायालय, आज कोलकाता हो गया है। दूसरा बंबई उच्च न्यायालय, उस समय बंबई हुआ करता था। और तीसरा था मद्रास उच्च न्यायालय। तो आदेश कब आया? 1861 में। बनाया कब गया? 1862 में। तो आपका राइट आंसर होगा 1861। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आज का दूसरा सवाल होने वाला है। यस, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनैतिक गुरु कहते थे? ठीक, तो बाल गंगाधर तिलक की अगर बात करें तो बाल गंगाधर तिलक साहब 1890 में ये कांग्रेस के थ्रू सक्रिय राजनीति में आए। कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन किया तिलक साहब ने कब? 1890 में। 1890 में जब ये कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो इन्हीं लोगों में से किसी एक व्यक्ति के संपर्क में आते हैं। बेसिकली बाल गंगाधर तिलक का जन्म जो है 23 जुलाई 1856 को हुआ था। तो जन्म अगर इनकी बात करें, जन्म की बात करें तो 1856 23 जुलाई, ठीक, 1856 23 जुलाई को हुआ था। बेसिकली ये गणित के अध्यापक थे, लेकिन अंग्रेजी से उतना ही चिढ़ते थे। तिलक साहब गणित के अध्यापक थे, गणित पढ़ाते थे वो, लेकिन अंग्रेजी से उतनी ही घृणा करते थे। अंग्रेजी शिक्षा के घोर विरोधी थे। इन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश करने के लिए कांग्रेस ज्वाइन किया 1890 में। और जब इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया उसी समय ये दादा भाई नौरोजी के संपर्क में आए और नौरोजी साहब को अपना राजनैतिक गुरु बनाया। तो पॉलिटिकल गुरु कौन रहा इनका? दादा भाई नौरोजी। ये 1916 में भारत में होम रूल लीग आंदोलन चला, तो ये तिलक साहब ने जो है 1916 में होम रूल लीग, जिसे आप अखिल भारतीय लीग भी कहते हैं, होम रूल लीग आंदोलन चलाया। ठीक, जो काफी प्रसिद्ध रहा, आसानी से शासन के लिए था। उसके साथ साथ इन्होंने 2 पत्र निकाले थे, केसरी और मराठा। क्या नाम था? केसरी और मराठा नाम के 2 पत्र थे इनके, बहुत प्रचलित रहे। और ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है पत्रकारिता के लिए 6 वर्ष का कारावास जो है काटा है। और उसी कारावास के दौरान
इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है गीता रहस्य। क्या नाम है? गीता रहस्य नाम की किताब लिखी। जब ये मराठा में छपे अपने लेख के कारण 6 वर्ष का जेल जो है मांडले में काट रहे थे, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम गीता रहस्य रखा। और इन सब चीजों के साथ साथ ये जो है 1 अगस्त 1920 में इनकी मृत्यु हो गई। अपने राजनीतिक जीवन में संघर्ष करते करते काफी आगे निकले। इनके 3 लोगों के ग्रुप को, लाल बाल पाल को उग्र राष्ट्रवाद का जो है समर्थक माना जाता था। और यही कारण है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनके बारे में एक स्टेटमेंट दिया है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में, कि ये भारत में क्रांति के जनक कहलाते थे, भारत में राष्ट्रीय क्रांति के जनक कहलाए। महात्मा गांधी ने भी इन्हें जो है इनके ऊपर एक टिप्पणी की है और सकारात्मक टिप्पणी की है। इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता माना है। तो गांधी जी ने तिलक साहब को आधुनिक भारत का निर्माता और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें जो है भारतीय क्रांति का जनक माना है। इन्होंने अपना गुरु बनाया था दादा भाई नौरोजी को। क्लियर? तो मिल गया आपको आपके क्वेश्चन का उत्तर ढेर सारे तथ्यों के साथ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? दर्जन भर लोगों ने चिटगांव शस्त्रागार पर जो है धावा बोला था। और ये चिटगांव शस्त्रागार था कहां? ये चिटगांव है बंगाल में। कहां पर था? ये बंगाल में था। और बंगाल में उस समय अनुशीलन समितियां काफी सक्रिय थी जो है, और इन अनुशीलन समितियों को जो है काफी एक्टिवेट करने का जो श्रेय रहा वो सूर्य सेन को रहा। ठीक? और ये घटना बेसिकली 18 अप्रैल 1930 की है। कब की है? 18 अप्रैल 1930 की घटना है ये। और इन्होंने अकेले नहीं बल्कि लगभग दर्जन भर क्रांतिकारियों के साथ मिल करके चिटगांव शस्त्रागार को लूटा। और इसको लूटने में 2 महिला क्रांतिकारियों ने भी इनका साथ दिया। इसमें जो प्रमुख नाम रहा वो रहा प्रीति लता वाडेकर। क्या नाम था? प्रीति लता वाडेकर, एक महिला क्रांतिकारी ये रही। और दूसरी थी कल्पना दत्त। काफी प्रचलित नाम है और बार बार पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। तो ये 2 महिला क्रांतिकारी इस जो है चिटगांव शस्त्रागार के जो है आंदोलन में या इसकी लूट में शामिल थी। बेसिकली इन्होंने 1930 में ही एक संगठन बनाया था, IRA, जिसे क्या नाम दिया गया? 1930 में ही संगठन बना था IRA, इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम था, या इसे इंडियन रिपब्लिकन आर्मी भी कहा जाता है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया और इस आर्मी ने प्लान करके टारगेट जो है बनाया चिटगांव को। और बेसिकली 1930 में ये बेसिकली किया क्यों गया? क्योंकि 1930 में ही नमक कानून आया। और नमक कानून के आने के बाद भारत का चाहे सौम्य राष्ट्रवाद रहा हो और चाहे उग्र राष्ट्रवाद रहा हो, ये दोनों जो है उबल पड़ा। बेसिकली डॉक्टर सूर्य सेन साहब एक अध्यापक थे और एक कुशल नेतृत्वकर्ता भी रहे। और 1930 में जब इन्होंने चिटगांव शस्त्रागार पर हमला बोला, उसके बाद इन्हें पकड़े गए और इन्हें फांसी की सजा हुई। तो इस चिटगांव शस्त्रागार हमले के असली जो है कर्ता धर्ता डॉक्टर सूर्य सेन थे, जो पेशे से अध्यापक हुआ करते थे। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो गांधी इरविन समझौता हुआ क्यों? बेसिकली नमक पर कर लगाने के बाद भारतीय जनमानस के मन में इतना असंतोष व्याप्त हो गया। भाई देखो, गरीबों का भोजन है नमक रोटी, और नमक पर भी अगर कर लगा दिया जाए तो मैं समझता हूं गरीब कहां टिकने वाला, गरीब तो तुरंत उबल जाएगा। और यही समस्या रही। गांधी जी ने 1930 में अपना आंदोलन शुरू किया और बेसिकली अब इस आंदोलन के बाद समस्या यह बनी कि अंग्रेजों को यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई कि भारत में अब शासन चलाना इतना आसान काम नहीं है। अगर भारतीय भी समर्थन करते हैं तो शासन चलाया जा सकता है। और इस समय भारतीयों को नेतृत्व करने वाला एक ही व्यक्ति था भारत में, वो थे मोहनदास करमचंद गांधी। तो इस शासन को आगे आने वाले समय में भी चलाया जा सके, इसके लिए अंग्रेजों ने ब्रिटेन में एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसे गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल मीटिंग भी कहा जाता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। अब
उसमें भारतीय भाग लेंगे कि नहीं, इसी चीज को मनाने के लिए 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के मध्य समझौता हुआ और इस समझौते के द्वारा यह डिसाइड किया गया कि कांग्रेस जो भारत का चेहरा थी वो गांधी इरविन समझौते में भाग लेगी। तो बेसिकली गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद हुआ 5 मार्च 1931 में। इस समझौते के द्वारा यह डिसाइड किया गया कि कांग्रेस जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया भी। क्लियर? ये रहा अगला, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो गोलमेज सम्मेलनों की बात करें तो कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और क्यों हुए थे ये मैंने आपको बताया। नमक पर कर लगाया गया, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च स्टार्ट किया, साबरमती आश्रम से अपने 72 सहयोगियों के साथ जो है वो चल पड़े, 78 सहयोगियों के साथ वो चल पड़े दांडी के लिए और वहां मुट्ठी भर नमक उठा करके नमक कानून तोड़ा। तो पूरा भारत आंदोलनरत था। इस आंदोलन का प्रभाव ऐसा था कि अंग्रेजों को अच्छी तरह समझ में आया कि नहीं, अब मामला गड़बड़ है, अब वहां पर बिना भारतीयों के सहयोग के शासन चलाना संभव नहीं है। उन्होंने तत्काल डिसाइड किया कि एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राजनीतिक दलों को बुलाया जाए। तो उसमें भारत के तमाम नेता सम्मिलित हुए और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें आप महात्मा गांधी कहते हैं, वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिए। कुल 3 हुए थे। पहला सम्मेलन नवंबर 1930 से, फर्स्ट सम्मेलन कब हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से शुरू हुआ और यह कब तक चला? 1930 से जनवरी 1931 तक। जनवरी 1931 तक ये पहला चला। ठीक, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक रहा? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है ये सितंबर 1931 से, कब से? सितंबर 1931 से शुरू हुआ और ये चला कब तक? ये सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक। कब तक? दिसंबर 1931 तक चला। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन ये हुआ नवंबर दिसंबर 1932 में। नवंबर दिसंबर 1932 में। तो ना इसमें भाग लिया ना इसमें भाग लिया। सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 के बीच होने वाले सेकंड राउंड टेबल सिटिंग में भाग लिया महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर। क्लियर? चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये 6वां सवाल, गांधी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? कार्ल मार्क्स, थॉमस हाफ, चार्ल्स डार्विन, लियो टॉलस्टॉय। बेसिकली अगर गांधी के प्रभाव को देखना है तो गांधी के जीवन को देखें। गांधी जी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान वहां पर एक आश्रम स्थापित किया था जिसे आप मानते हैं किस नाम से? जिसे टॉलस्टॉय आश्रम के नाम से जाना जाता है। तो मिस्टर टॉलस्टॉय की हम बात करें, टॉलस्टॉय रूस के एक दार्शनिक हुआ करते थे और यही कारण है कि जो है टॉलस्टॉय के विचारों से प्रभावित होने के कारण दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने एक आश्रम स्थापित किया था जिसका नाम है टॉलस्टॉय आश्रम, जो 1910 में स्थापित हुआ। क्लियर? तो गांधी जी किससे प्रभावित थे? लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित थे। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? ठीक, बात राजनीतिक गुरु की बात करें तो महात्मा गांधी जब 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो उनकी मुलाकात होती है गोपाल कृष्ण गोखले से। और वो जब भारतीय राजनीति में सम्मिलित होना चाहते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें रोका कि नहीं, आप जो है अभी भारतीय राजनीति में मना कूदे, क्योंकि भारत की परिस्थिति और दक्षिण अफ्रीका की परिस्थिति में अंतर है। क्योंकि गोखले साहब दक्षिण अफ्रीका जा चुके थे, वहां भी गांधी जी से मिल चुके थे और समझ चुके थे कि वहां की राजनीतिक स्थिति दूसरी है और भारत की राजनीतिक स्थिति दूसरी है, इसलिए दोनों की स्थितियां अलग अलग हैं। तो गोखले साहब को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। गोखले साहब ने कहा कि आप पहले भारत भ्रमण करें और भारत की कंडीशन समझें, तब जो है आप भारतीय राजनीति में प्रवेश करें। तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग 8वें सवाल पे। 1918 में महात्मा गांधी
सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने जा पहुंचे। तो ये सूती कपड़े कारखाने थे कहां? बेसिकली सूती कपड़े के कारखाने थे आपके अहमदाबाद में। कहां थे? अहमदाबाद में। और समस्या क्या थी? अहमदाबाद में एक बीमारी फैली थी, प्लेग, और इसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वार भी चल रहा था। प्लेग की समस्या की वजह से अहमदाबाद के सूती कपड़ा मिल मालिकों ने जो है मजदूरों को प्लेग बोनस दिया। लेकिन प्लेग की समस्या खत्म हो गई तो प्लेग बोनस वापस ले लिया। लेकिन वर्ल्ड वार के कारण महंगाई इतनी बढ़ चुकी थी, आयात निर्यात बंद थे, महंगाई चरम पर, तो मजदूरों ने विरोध कर दिया। और विरोध का परिणाम यह रहा कि अहमदाबाद के मिल मालिकों ने उस विरोध को, हड़ताल को बचाने के लिए वहां पर क्या किया? वहां पर इन्होंने जो है गांधी जी को आमंत्रित किया। गांधी जी गए तो थे मिल मालिकों की तरफ से, लेकिन वहां की स्थिति समझ करके इन्होंने मजदूरों का साथ दिया। किसका? मजदूरों का साथ दिया। और गांधी ने अपने जीवन में पहली बार राजनैतिक रूप से भूख हड़ताल का प्रयोग इसी आंदोलन में किया है। तो जो है आपका अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आदर्श आपका 9वां सवाल। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? विकल्प देख करके आप चकरा गए होंगे। 1919, 1927, 1934 और 1942। सत्याग्रह का मतलब है सत्य के लिए आग्रह करना। और ये सारी डेटें तब की है जब गांधी जी भारत में आ चुके थे। और गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था 1917 में, चंपारण। लेकिन चंपारण सत्याग्रह सिर्फ चंपारण की समस्या तक ही सीमित था, ठीक। लेकिन गांधी जी ने पूरे भारत में सत्याग्रह की शुरुआत की रॉलेट एक्ट के विरोध में। किसके? रॉलेट एक्ट के विरोध में। और रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। काला कानून, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून। तो गांधी जी ने अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब से की? 1919 से। अगर इसी में 1917 विकल्प होता तो विकल्प वो सही हो सकता था। क्यों? क्योंकि यहां पर ना तो सर्वप्रथम कहीं लिखा है, ठीक, और ना ही अखिल भारतीय लिखा है। तो ऐसी स्थिति में दोनों विकल्प 50-50 करके क्वेश्चन करते, क्वेश्चन जाता। लेकिन यहां पर 17 विकल्प में ही नहीं है, तो आपकी मजबूरी है 1919 को चुनना। ऐसे सवाल आते हैं तो उनका यही रास्ता होता है। अगला और आखिरी सवाल। गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ यहां से किया था। तो भाई कहां से किया था? 9 जनवरी 1915 को ये आए। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। इन्हीं की याद में जो है प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी मनाया जाता है। जब आए तो मैंने बताया गोखले साहब ने तत्काल राजनीति में जाने से रोका। ये 1916 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन की सभा में आए थे। यहीं पर इनकी मुलाकात चंपारण के किसान रामचंद्र शुक्ला से हुई। शुक्ला जी ने इनवाइट किया चंपारण में नील तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध आने के लिए, उससे विचार करने के लिए। गांधी जी 1917 में पहुंचे और यहीं से अपनी राजनीतिक गतिविधि की शुरुआत की। यह गांधी जी का पहला सफल प्रयास था चंपारण सत्याग्रह। यहां पर तिनकठिया व्यवस्था, तिनकठिया व्यवस्था का मतलब है बिहार में जमीन कट्ठे में मापी जाती है। जो लोग बिहार से मुझे देख रहे होंगे जानते होंगे। तो यहां पर 3/20 कट्ठे पर नील की खेती अनिवार्य थी। इसी को समाप्त करने के लिए गांधी ने आंदोलन किया और कमेटी बनाई गई और तिनकठिया व्यवस्था समाप्त भी की गई। क्लियर? तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं तक रहा क्योंकि 10 सवाल आपके पूरे हुए। 10 बजने से काफी ज्यादा समय हो रहा है, बट मुझे थोड़ी सी जो है